जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त व जबरदस्त होंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे समास प्रकरण पर। समास प्रकरण यूपी टीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केवल बाबूराम सक्सेना से आने वाले प्रश्न ही नहीं, जब आप तैयारी करेंगे त्रातार्जुनीयम की, तो सातों किताबों से अगर समास पूछा जाएगा उसमें भी फायदा मिलेगा। इस तरीके से केवल केवल आप जो है बाबूराम सक्सेना को टारगेट ना करके आप ये समझिए कि हर जगह से समास आता है, तो हमें हर जगह से फायदा मिलेगा। तो चलिए, बने रहिएगा हमारे चैनल पर। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों तक शेयर करें। ठीक है साथियों, तो करते आज की क्लास का आगाज। बने रहिएगा हमारे चैनल पर। तो हो रही है, अब देखिए क्लास स्टार्ट हो रही है और सबसे पहले है समास। देखिए ये लिखा हुआ है समास प्रकरण। समास प्रकरण साथियों, हम लोगों का जो टारगेट है यूपी टीजीटी 2024। देखिए 2024 में अगर एग्जाम हो जाए या फिर 2025 में हो, लेकिन तैयारी हमें निरंतर करनी है और 2024 का टारगेट लेकर ही करना है। अगर आप जरा सा भी अलसाएंगे तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। इसीलिए हम 2024 का टारगेट लेके चलते हैं। ठीक, और उसके बाद 24 में हो या 25 में हो, जब भी हो, लेकिन आप तैयार रहिए। ठीक है, आगे देखिए। तो समास प्रकरण करेंगे और समास प्रकरण में देखिए, तो पहले हम थोड़ा चर्चा करें कि विधि जो है, विधि पे बात करेंगे कि विधियां कितने प्रकार की हैं। तो विधियां जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। विधियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। ठीक है, तो पहली विधि कौन सी होती है? बोले वर्ण विधि। कौन सी विधि होती है? वर्ण विधि। ठीक है, वर्ण विधि। फिर दूसरी कौन सी होती है? पद विधि। पद विधि। ठीक है साथियों, उसके बाद होती है वाक्य विधि। वाक्य, इतना तो आप जानते हैं, पद के लिए हम शब्द कहते हैं। ठीक, जो पद है वो शब्द। ठीक है, तो वर्ण विधि से हमारा बनता है संधि। यानी संधि प्रकरण में क्या होता है? वर्णों का तो परिवर्तन होता है। दो वर्णों के पास आने पर उनमें जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, और जो पद विधि होती है उसे हम कहते हैं समास। क्या कहते हैं? समास। इस तरीके से ये समास प्रकरण है। क्लियर? आगे देखते हैं। फिर है वाक्य विधि। वाक्य विधि क्या होती है? कारक। अभी हम लोगों ने जल्दी ही पढ़ा है वाक्य विधि में कारक प्रकरण। ठीक है, अभी हम लोग जो है कारक पढ़ के आ ही रहे हैं, तो अब हम समास पढ़ेंगे। तो संधि हम लोगों ने चर्चा कर भी ली थी, दोबारा फिर से पढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरीके से देखिए, अगर वर्ण विधि है तो वो है संधि प्रकरण, पद विधि है तो समास प्रकरण, और वाक्य विधि है तो हमारा क्या हो जाएगा? कारक प्रकरण। ठीक है, इस तरीके से विधियां कितने प्रकार की हो गई? तो 3 प्रकार की हो गई। ठीक है, विधियां कितनी प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की। देखिए यहाँ पर परिवर्तन क्या होता है? यहाँ पर परिवर्तन जो होता है वो होता है आपका, जैसे हम एक देखिए उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे जगत धन ईसा, जगत धन ईसा। अब देखिए इस जो ता है, ता के बाद क्या आ रही? ई आ रही है, तो परिवर्तन तो वर्णों का होगा। जब वर्णों का परिवर्तन होगा तो ये बन जाएगा आपका जगत, ये ता का हो जाएगा दा, दा में बड़ी मात्रा लग जाएगी, बन जाएगा जगदीशा। तो जगदीशा में वर्णों का परिवर्तन हुआ, इसका मतलब है ये संधि है। क्या? जहां वर्ण परिवर्तन हो रहे हैं वहां संधि प्रकरण है। किधर हो जाएगा? अब देखिए ये है आपका विद्याया, और ये क्या हो गया? विद्यालय है। देखिए पहले तो विद्या, देखिए विद्याया और आलया। ठीक, इसको विसर्ग आगे देखिए मान लीजिए। ठीक, अब देखिए विद्याया और इसका देखिए विभक्ति का लोप कर दिया। समास करने पर विभक्तियों का लोप होता है, दोनों पदों को मिला दिया जाता है, बन जाता है शब्द हमारा क्या? विद्यालय। इस तरीके से ये विद्यालय क्या है? विद्यालय एक पद विधि है। यानी विद्यालय समास, विद्यालय में समास हो गया षष्ठी तत्पुरुष, तो ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा? समास प्रकरण। और समास प्रकरण में पद विधि होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कारक विधि क्या होती है। कारक में देखिए कोई सेंटेंस अगर जो है वो गड़बड़ होता है, उसको शुद्ध करने के लिए कारक प्रकरण होता है। जैसे अंग्रेजी में कोई सेंटेंस है, उसमें देखिए कहाँ इन लगाना है, कहीं ऑफ लगाना है, कहाँ इनटू लगाना है, ठीक है, कहाँ क्या लगाना है, तो उसको शुद्ध करने के लिए हमें लोगों को प्रीपोजिशन पढ़ना पड़ता है। वहां आपके लिए प्रीपोजिशन पढ़ना पड़ता है और यहाँ आपके लिए कारक प्रकरण पढ़ना पड़ता है। जैसे हमने सेंटेंस लिख दिया कि राजा सिंहासनम, सिंहासनम और तिष्ठति, तो देखिए ये वाक्य जो है ये सही है कि गलत है? ठीक है,
तो ये वाक्य सही है कि गलत है? देखिए साथियों, अब ये वाक्य इसलिए गलत है क्योंकि तिष्ठत के बाद में राजा सिंहासनम तिष्ठत, यानी राजा सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, तो ये इसमें कमी क्या है? इसमें कमी किसकी है? अधि की कमी है। तो हमने अधि लगा दिया, अधि तिष्ठत। इसका मतलब है अधि सिंह शाम कर्म सूत्र से आधार की कौन संज्ञा हो गई? संज्ञा हो गई। और अगर हम इसको अधि को हटा लेंगे, ठीक है, अधि को हटा लेंगे तो यहाँ सिंहासन नहीं होगा, सिंहासने हो जाएगा। ठीक है, फिर आधार अधिकरणम से अधिकरण संज्ञा हो जाएगी और सप्तम में चाधिकरण सूत्र से सप्तमी व्यक्ति हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो यहाँ तक आपके लिए समझ में आया होगा कि विधियां जो हैं वो कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ठीक है, यहाँ तक आपके लिए क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अब समास प्रकरण। ठीक है, समास प्रकरण। देखिए समास प्रकरण हम लोग बाबूराम सक्सेना के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो आप बाबूराम सक्सेना को खोल लीजिए। ठीक है, और पेज नंबर है बाबूराम सक्सेना का 234 235। ठीक है, बाबूराम सक्सेना खोल लीजिए आप। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। तो पहला पॉइंट आप डालिए कॉपी पे, ये कॉपी भी रखिए अपने पास, कि समास एक पद ब्रैकेट में शब्द विधि है, विधि है। दूसरा पॉइंट लिखिए, समास शब्द में प्रकृति प्रत्यय है, सम उपसर्ग है, अस धातु है और घय। ठीक है, इस तरीके से सम उपसर्ग है, उपसर्गों की संख्या 22 होती है, तो सम उपसर्ग है, अस धातु है और क्या होता है? घय प्रत्यय है। आप देख रहे होंगे कि अस धातु का अर्थ क्या होता है? फेंकना होता है। घय प्रत्यान शब्द कैसा होता है? पुल्लिंग होता है। तो घय प्रत्यान शब्द जब पुल्लिंग होता है तो पूरा शब्द ही पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा क्या? समास। और अगर समास जो है बन गया, बाद में विसर्ग लगा लेंगे, समासा हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि समास जो शब्द है, समासा पद है, तो कौन से लिंग में है? समास शब्द में लिंग है, ऐसे करके लिखिए, समास शब्द में लिंग है, अर्थात लिंग किस लिंग में है? लिंग, समास शब्द में लिंग है। कौन से लिंग में है? तो बताएंगे आप पुल्लिंग। इसमें पुल्लिंग है, क्लियर? पुल्लिंग में है, पुल्लिंग में। ठीक है, आगे देखिए, क्योंकि घय प्रत्यान शब्द कैसे होते हैं? पुल्लिंग। ठीक है, यहां से आगे बात करते हैं। अब देखिए समास की, देखिए परिभाषा है। समास की परिभाषा क्या होती है? सम सनम, सम सनम समासा, सम सनम समासा। ठीक है, ये समास की क्या है? परिभाषा है। ये क्या है? परिभाषा। पहले इधर देखो, समास की परिभाषा, समास की परिभाषा क्या होती है? क्या होती है? समसनम 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 समासा, समसनम समासा। क्या कहते हैं समसनम समासा को? बोले संक्षेपीकरण को, अर्थात संक्षेपीकरण को, बोलिए संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। अगर बोलेंगे नहीं आप तो टीचर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि टीचर बनने में बोलना पड़ेगा। जैसे बोलो संक्षेपीकरण को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्लियर हो गया? तो देखिए फिर से जरा एक नजर डाल लेते हैं कि समास, देखिए समास कैसी विधि है? पद विधि है। ठीक है, या शब्द विधि है। समास शब्द जो है उसमें प्रकृति प्रत्यय क्या है? सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घय प्रत्यय लगा करके समास शब्द बन जाता है। ठीक है, समास शब्द में लिंग कौन सा है? तो समास शब्द में पुल्लिंग शब्द है।
और समास की परिभाषा क्या है? समसरम समासा, अर्थात संक्षेपी कर्ण को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है। जो लोग देख रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखना है एक पॉइंट और है, संक्षेपीकरण, संक्षेपीकरण या एकीकरण, एकीकरण, संक्षेपीकरण या एकीकरण को समास कहते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए, वो समास कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये लिखा है क्या? सीता के पति, सीता के पति। तो सीता का पति कौन है? सीता का पति राम है। सीता के पति कौन है? राम। देखिए इस बात को देखिए, ये लिखा हुआ सीता के पति, ठीक है। तो आपको के देखिए, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से संबंध है, करण से, और संप्रदान के लिए, अपादान से, और संबंध का, की, के, और अधिकरण में, पे, पर, और संबोधन हे, हो और अरे। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इस तरीके से कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, यह अलग है, ठीक है। यहाँ से कैसा है? सहायक है। यहाँ से क्या है? सहायक है। क्लियर हो गया? आगे देखिए, तो ये आपका संबोधन हो गया। अब देखना है कि सीता के पति, सीता के पति। अब देखिए इसके लिए संस्कृत में लिखेंगे तो सीता का रूप कैसे चलेंगे? जैसे रमाक चलेंगे, जैसे लताक चलेंगे, ठीक है, जैसे राधक चलेंगे, वैसे सीता के चलेंगे। तो सीताया, देखिए सीताया, और आगे क्या है? सीताया पति, और पति में लग जाएंगे विसर्ग। देखिए सीताया पति। जैसे लता का क्या हो जाएगा? लताया। रमा का क्या हो जाएगा? रमाया। राधा का हो जाएगा? राधाया, ठीक है। तो सीताया पति, इतना समझ में आया? सीता के पति, इतना क्लियर हो गया। अब इसके लिए देखिए यह मिटा लेंगे, सीता के पति। और देखिए ये वाक्य है, ठीक है। ये क्या है? सीता के पति, ये वाक्य। इसका मतलब वाक्य, तो इसे हम क्या बोलेंगे? विग्रह। क्या बोलेंगे? विग्रह। अब देखेंगे इसको क्या करेंगे? हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, संक्षेप करेंगे, ठीक है। अर्थ वही निकले। सीता के पति कौन है? सीता के पति कौन है? तो राम ही तो है। सीता के पति कौन है? राम। तो इसको इकट्ठा करेंगे। अब जब इकट्ठा करेंगे तो हमें व्यक्तियों का करना होगा लोग। तो देखिए ये हो जाएगा सीता, और ये हो जाएगा पति, ठीक है, सीतापति। अब सीतापति कौन है बोलेगा? है राम। और नारी को सबसे पहले दिखाई जाता है राधे श्याम, सीता राम, नारी जो है पहले आएगी, ठीक है। राधे श्याम, यानी राधा का नाम पहले, श्याम का नाम बाद में, सीता पहले, राम बाद में। तो भैया ये बताइए कि सीतापति कौन है? सीतापति आपके कौन हो गए? राम, ठीक है। अब ये बता दीजिए कि ये देखिए बड़ा है, इसका साइज है कि इसका साइज बड़ा है? देखने में छोटा कौन सा लग रहा है? तो छोटा आपको लग रहा होगा सीतापति। इसका मतलब है कि ये समास हो गया। इसको हम समस्त पद कहेंगे। क्या कहेंगे? समस्त कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे? सामासिक कहेंगे। क्या कहेंगे? सामासिक पद कहेंगे। तो पद तो दो हो गए। देखिए ये विग्रह है और ये क्या है? सामासिक पद। इसलिए कि जो संक्षेपीकरण होता है, जो एकीकरण होता है, उसे हम समास कहते हैं। बताओ भैया ये समास है या ये समास है? तो समास तो आपका ये है। इसका भी अर्थ निकल के आता है कि सीतापति, बोले किनके पति? कहीं सीता के पति, कहते हैं कहीं जो उनके बारे, ठीक है, कहीं जो उनके बारे हैं। तो ऐसे के सीता के पति हैं, ठीक है। तो ये क्या है? सीता के पति कौन हो गए? राम। सीता के पति कौन हो गए? राम। क्या तक समझ में आया? क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं। अब देखते हैं कि विग्रह कितने प्रकार का होता है। देखिए बात यहाँ पे आ गई। अब विग्रह की बात आएगी, विग्रह कितने प्रकार का होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो विग्रह देखेंगे तो विग्रह, विग्रह, अब बोले विग्रह कितने प्रकार का होता है।
तो विग्रह दो प्रकार का होता है। देखिए एक लौकिक विग्रह है। क्या विग्रह है? लौकिक विग्रह। दूसरा क्या है? अलौकिक विग्रह। ठीक है। लौकिक विग्रह कौन सा होता है? लौकिक विग्रह कौन सा होता है? जैसे हमने अभी बताया कि लौकिक विग्रह जो है, लौकिक विग्रह जो है, अब लौकिक विग्रह देखिए एक लौकिक विग्रह है और एक अलौकिक विग्रह है। अब लौकिक विग्रह पे बात करेंगे। जैसे अभी हमने बताया था कि सीता आया और आया पति। ये देखिए सीता के पति, अब जिसमें रूप चल रहा है, जैसे अगर आपके लिए लौकिक विग्रह करना है तो आपको शब्द रूप की जानकारी होनी चाहिए कि शब्द रूप आपको पता होना चाहिए। जैसे सीता का विग्रह है, देखिए सीता के रूप पता होना चाहिए, पति है पति के रूप पता होना चाहिए। ठीक है, तब आप लौकिक विग्रह कर पाएंगे। और अगर आपको सु और जस अम और सस टा व्याम व्यस गे व्याम व्यस गसी व्याम व्यस गस ओस आम गी ओस सुख, अगर इनकी जानकारी नहीं है सु प्रत्ययों की, ये कितने होते हैं? 21, तो आप अलौकिक विग्रह नहीं कर पाएंगे। तो साथियों अलौकिक विग्रह करने के लिए आपको सु और जस अम और सस टा व्याम व्यस गे व्याम व्यस गस व्याम गसी व्याम व्यस गस ओस आम गी ओस सुख, ये आपको 21 प्रत्यय आपको याद कर लेने। ठीक, आगे देखिए। और शब्द रूप तो आपको याद होने ही चाहिए। तो देखिए जो लौकिक विग्रह है जिसमें रूप चलेंगे सीता आया। अब देख लीजिए सीता आया और आगे आया आपका पति, सीता के पति, इसका अर्थ वही निकल के आ रहा है कि सीता के पति, सीता के पति। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, यहाँ पे कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। यहाँ षष्ठी है और यहाँ कौन सी है? प्रथमा। ये साथ नहीं है, ये प्रथमा है। क्लियर, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मूल शब्द आया हमारा सीता और यहाँ षष्ठी विभक्ति है तो यहाँ आया कस। ठीक है, अभी बताया था मैंने सु और जस अम और सस टा भ्याम भ्यस टा भ्याम भिस गे भ्याम भ्यस गसी भ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओस सु। ठीक है, तो सीता गस और आगे क्या आया? पति। अब देखिए सु जो है वो कहाँ का? प्रथमांत का। गस का क्या है आपका? षष्ठ्या। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर ये वाले जो सूर्य जैसा अमौट शब्द नहीं पता है तो आप अलौकिक विग्रह नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया? यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। आगे बात करते हैं। तो आपके लिए अगर परीक्षा में आता है कि विग्रह भैया कितने प्रकार का होता है तो आप बताएंगे क्या? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और विग्रह के बाद अब देखते हैं। अब आता है समास के भेद। समास के भेद, तो देख लीजिए समास के भेद कितने हैं? समास के भेद नंबर 1 देखिए। अब किसके किसके अनुसार अगर हम देखें, बाबूराम सक्सेना, बाबूराम सक्सेना, सक्सेना के अनुसार, बाबूराम सक्सेना के अनुसार समास के कितने भेद हैं? तो बोलेंगे 4। और यही यूपी टीजीटी की, यानी यूपी टीजीटी में किताब लगी हुई है कौन सी? बाबूराम सक्सेना। और इनके अनुसार समास के कितने भेद हैं? 4। यूपी टीजीटी उत्तर प्रदेश। ठीक है, टीजीटी क्लियर हो जाएगा। अब देखेंगे 2 नंबर पॉइंट, लघु सिद्धांत, लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी कार, कौमुदी कार कौन है? वरदराज, वरदराज के अनुसार, आचार्य वरदराज के अनुसार समास के कितने भेद हो गए? 5। कितने भेद हो गए? 5। इसे आपको एलटी में करना है, इसे आपको जो है ये एलटी में करना है, ये पीजीटी में आपके लिए लगाना है। ठीक है, तो एलटी का एग्जाम हो, ठीक है, तब हम लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अभी हमारा टारगेट है यूपी टीजीटी बाबूराम सक्सेना। क्लियर, तो एलटी हो या पीजी हो तो आप लगाएंगे कितना? तो आप लगाएंगे 5। और जो हम बता रहे हैं कि बाबूराम सक्सेना के अनुसार तो लगाएंगे आप कितने? 4। अब देखते हैं कि एक और पॉइंट है कि 3 नंबर, भट्टोजी दीक्षित का नाम सुना होगा, भट्टोजी दीक्षित। और भट्टोजी दीक्षित के अनुसार,
देखिए भट्टोजी दीक्षित ने क्या लिखा था, भट्टोजी दीक्षित ने जो है सिद्धांत कौमुदी लिखी थी। कौन सी लिखी थी? सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, यदि सिद्धांत कौमुदी के लेखक अगर बात करें, सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन है? तो भट्टोजी दीक्षित है। और भट्टोजी दीक्षित के अनुसार अगर बात करें तब भी समाज के कितने भेद हो जाते हैं? 4 भेद हो जाते हैं। कितने भेद हो जाते हैं? 4। तो इन पॉइंटों को आप नोट कर लेंगे। अगर भट्टोजी दीक्षित यानी सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अगर बात करते हैं तो समाज के कितने भेद है? 4। अगर लघु सिद्धांत कौमुदीकार वरदराज के अनुसार बात करते हैं समाज के कितने भेद होते हैं? 5। ठीक है, तो आप एलटी और पीजीटी की बात करते हैं। अगर बाबूराम सक्सेना के अनुसार बात करें तो समाज के कितने भेद होते हैं? 4, जो कि यूपी टीजीटी की बात होती है। अब देखिए यूपी टेट की अगर बात करें, सी टेट की बात करें या सुपर टेट की बात करें तो समाज के कितने भेद हो जाएंगे? ठीक है, देखिए 4 नंबर यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, बस सुपर टेट के अनुसार 6 भेद। ठीक है, तो समाज के कितने भेद हो जाएंगे? 6 भेद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। चलिए ले लिया होगा, आगे लीजिए। अब बाबूराम सक्सेना के अनुसार जो भेद है, बाबूराम सक्सेना के अनुसार भेद है, बाबूराम सक्सेना के अनुसार समास के 4 भेद। चलिए कौन कौन से हैं? नंबर 1 नजर डाल देते हैं उस पर। नंबर 1 पहले कौन सा? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव, बोलो अव्ययी भाव, बोला करो अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। नंबर 2 तत्पुरुष समास। नंबर 3 द्वंद्व समास। नंबर 4 बहुब्रीहि। इस तरीके से ये बाबूराम सक्सेना के अनुसार समाज के कितने भेद है? 4 भेद है। इसको आप देख भी रहे होंगे। ठीक है, अपनी किताब पे खोलेंगे तो आपको 235 नंबर पेज पे मिलेगा कि समाज के कितने भेद हैं? ये 4 भेद है। कितने भेद हैं? 4। तो देखिए अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, और आपका कौन सा है? द्वंद्व समास है और बहुब्रीहि समास है। क्लियर? इसमें देखिए पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान। क्लियर? इसमें क्या होता है? उत्तर पद प्रधान। इसमें होते हैं दोनों पद प्रधान। इसमें क्या होता है? अन्य पद प्रधान। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गई बात है? तो पूर्व पद प्रधान कौन सा है? अव्ययी भाव। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष, पूर्व पद प्रधान द्वंद्व, और अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि। इस तरीके से समाज के कितने भेद हैं? 4। किसके अनुसार? बाबूराम सक्सेना के अनुसार। आगे बात करेंगे। अब देखेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो 5 भेद हैं वो कैसे हैं, जरा वो देख लीजिए। अब देखते हैं। देखिए ये लिखा है समास, और समास के भेद हो जाएंगे आपके 5। नंबर 1 केवल समास। नंबर 2 अव्ययी भाव समास। नंबर 3 तत्पुरुष समास। ठीक है साथियों, उसके बाद है आपका कौन सा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, और द्वंद्व के बाद है आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। ठीक है, इस तरीके से समास के कितने भेद हो गए? 5। क्लियर? कितने भेद हो गए? 5। अब देखिए इसे कहते हैं हम केवल समास की जगह पर शुभ सुपा समास। शुभ सुपा समास।
ठीक है। इसका क्या भेद होता है? कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय भेद क्या होता है? क्लियर। अब देखते हैं कि केवल समास होता है जिसे शुभ शुभा समास कहते हैं। ठीक है, देखिए विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता केवल समासा प्रथमा, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता केवल समासा प्रथमा। और देखिए अव्ययभाव समास क्या होता है? पूर्व पद प्रधान बराबर होता है अव्ययभाव समास। और ये कितने अर्थों में होता है? तो 16 अर्थों में होता है। कितने अर्थों में होता है? 16 अर्थों में होता है। ठीक साथियों, उसके बाद बात करते हैं तत्पुरुष समास, जिसका उत्तर पद होता है प्रधान और उसका भेद हो जाता है कर्मधारय, जहाँ विशेष स्वर होता है विशेषण। उसके बाद इसका भेद हो जाता है द्विगु, जहाँ पूर्व पद होती है संख्या और उत्तर पद होती है संज्ञा। इसके बाद बात करते हैं द्वंद्व समास, और द्वंद्व समास में दोनों पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं। बात आ गई हमारी बहुव्रीहि, जहाँ ना पूर्व पद प्रधान ना उत्तर पद प्रधान, बराबर हो जाएगा आपका अन्य पद प्रधान, बहुव्रीहि समास दशानन। ठीक है, ऐसे तमाम ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो बहुव्रीहि समास के होंगे। चलिए आगे चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से ये समास के 5 प्रश्न है। देखिए भेद है, और एलटी के अनुसार, पीजीटी के अनुसार, जो भी लोग तैयारी कर रहे होंगे लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अगर तैयारी करेंगे आप एलटी में, ठीक है, तो आपको समास के 5 भेद मानने पड़ेंगे। जब आप पीजीटी की बात करेंगे तो श्रीनिवास शास्त्री की किताब लगी होगी आपके पास, पीजीटी में लगी हुई, तो उसमें आप समास के कितने भेद मानेंगे? 5 भेद मानेंगे। ठीक है साथियों, तो इसके बाद बात करते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर जो हम पढ़ रहे हैं इस समय, यूपी टीजीटी बाबूराम छात्र। अब देखिए इसके बाद बात है, तो देखिए तत्पुरुष के भेद भी पता करते हैं। अब 6 भेद पढ़ने हैं, आगे देखेंगे। अब समास डालेंगे आज का अव्ययभाव समास। अव्ययभाव साथियों, अव्यय क्या होता है? देखिए अव्यय, अव्यय बराबर कैसे बना? आ प्लस व्यय। व्यय माने होता है खर्च, खर्च, और आ माने होता नहीं। जहां खर्चा ही नहीं वहां क्या? कंजूस बराबर अव्यय। जहां खर्चा ही नहीं है वो कौन सा है? अव्यय। मतलब जिसका लिंग वचन पुरुष कुछ बदले ना, वो क्या है? अव्यय। और ऐसे कंजूसा संग अगर आप रहने लगे तो आपको कंजूसी करनी पड़ेगी। बोलो भाई, क्योंकि अगर कंजूस संग आप रहेंगे तो आप भी कंजूस बन जाएंगे। बताओ कोमल? हाँ ठीक है। तो भाई अगर आप देखिए आज ये है क्या है? आ माने नहीं है और बे माने खर्च, बराबर क्या हो जाएगा? कंजूस। और कंजूस जिसके संग रहेगा उसे भी कंजूस कर देगा। ध्यान दे रहे हो? ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, तो अव्यय यानी पहले अव्यय नहीं था, लेकिन अव्यय संग जुड़ा और अव्यय हो गया। तो अव्यय जैसा हो जाना ही अव्यय भाव है। अव्यय जैसा हो जाना ही अव्यय भाव है। भाव का मतलब होता है फीलिंग। भाव का मतलब क्या है? फीलिंग। देखो ना इधर, फीलिंग। ठीक है, तो भाव देना करना है, बस नहीं भाव देना है। भाव देना मतलब क्या है? देखना। ठीक है, भाव का मतलब समझ में आया? भाव मतलब क्रिया, क्रिया मतलब एक्टिविटी। समझ में आई? कहते देसी देखो ये आपने, ठीक है ना, कहते लोग कभी भावना थी, इसको मतलब क्या है? वो हमारी तरफ देख करके क्रिया एक्टिविटी नहीं कर रही। समझ में आई बात? आगे देखो, कुछ कठिन नहीं है, बस व्यवहारिक थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, सब सरल। आगे देखो, तो अव्ययभाव समास कौन समास है? अव्ययभाव समास। तो देखिए अव्ययभाव समास पढ़ेंगे हम लोग, तो कुछ पॉइंट लिखते जाएंगे। नंबर 1 अव्ययभाव समास, ये देखिए इसे नित्य समास कहते हैं। क्या कहते हैं? नित्य समास कहते हैं। नोट करते रहेंगे, क्लियर। इसे क्या कह देंगे? नित्य समास कहेंगे। और इसे क्या कहेंगे? इसमें देखिए, इसमें क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान है, उत्तर पद नहीं, पूर्व पद और भी तो है, पूर्व पद अव्यय, पूर्व पद में अव्यय या उपसर्ग, एक ही बात होती है, उपसर्ग। ठीक है, अव्यय के भी तो 4 भेद होते हैं। ठीक है, तो पूर्व पद में क्या होगा? अव्यय होगा, अव्यय यानी उपसर्ग होगा, कोई और भी शब्द हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, लेकिन वो होगा क्या? अव्यय होगा, क्योंकि अव्यय के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। ठीक है, तो उपसर्ग है तब भी अव्यय। क्लियर, आगे बात करते हैं। उत्तर पद देखिए क्या होगा? उत्तर पद में संज्ञा होगी। संज्ञा आप जानते हैं, नाउन नेता नेम यानी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं।
फिर आता है आपका, इसे अश्व पद विग्रह कहते हैं। अश्व और पद विग्रह कहते हैं। अब आपको इधर ऐसे मत लिख देना कि यहाँ पर अश्व में आप ऐसे बना दीजिए कि अश्व माने घोड़ा पद, ठीक है, तो घोड़ा पद बना दीजिए, ठीक है। नहीं हमने देखा है ना किसी कापी पे वो घोड़ा पद बनाया देखते हैं, ठीक है, तो घोड़ा पद नहीं है, आ माने नहीं है, और स्व माने अपना, और पदा माने पद। ये अपने पद से ना टूटे, जो अपने पद से विग्रह ना हो उसे कहेंगे अश्वपद। क्या कहेंगे? अश्वपद विग्रह, यानी अश्वपद विग्रह। क्लियर हो जाएगा? अश्वपद विग्रह। आगे बात करते हैं, देखिए नित्य समास कहते हैं, पूर्व पद क्या कहते हैं? प्रधान है। पूर्व पद में क्या है? अव्यय है। पूर्व उत्तर पद में क्या है? संज्ञा है। और अश्वपद क्या है? विग्रह है। और इसे क्या कहेंगे? इसे देखिए ये हो जाता है आपका संपूर्ण पद। कैसा हो जाता है? नपुंसक लिंग। कैसा हो जाता है? नपुंसक लिंग एक वचन। अब नोट कर लीजिए, देखिए क्या रह गया है। अब अपनी किताब में भी पढ़ लीजिए कि इसे नित्य समास कहते हैं, इसे पूर्व पद प्रधान कहते हैं। बोलो बात, पूर्व पद प्रधान अव्ययभाव, नित्य समास अव्ययभाव। बोलिए अब, उत्तर पद प्रधान नहीं, उत्तर पद प्रधान नहीं, उत्तर पद में क्या होगा? संज्ञा। पूर्व पद क्या हो जाएगा? अव्यय, या क्या हो जाएगा? उपसर्ग। अश्वपद विग्रह अव्ययभाव समास। संपूर्ण पद नपुंसक लिंग एक वचन, ठीक है। और इसके रूप जो हैं किस में चलेंगे? एक वचन में चलेंगे। कौन से लिंग में? क्लियर हो जाएगा? इतना आप नोट कर लेंगे, ठीक है। आप भी और आप भी, आप भी और आप भी, ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उदाहरण कर लेंगे। देखिए एक उदाहरण है, वैसे उप के दो अर्थ होते हैं। उप क्या? उपसर्ग है। उप के कितने अर्थ हैं? दो। देखिए साथियों, एक उप का अर्थ होता है सहायक, आप लोग जानते हैं, और दूसरा उप का अर्थ क्या होता है? समीप। क्या होता है? समीप। ये क्लियर करिए आप बात पहले। उप का अर्थ क्या होता है और उप का अर्थ क्या हो जाता है? समीप। क्योंकि कहते हैं प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, बोलो होता नहीं होता? ऐसे ही उप का अर्थ क्या हो जाता है? समीप, पास, नियर। अविता पड़ता समया निक्सा हापति हो गया अपनी द्वितीया, तो अविता माने दोनों, पड़ता माने चारों, निक्सा माने निकट। समझ में आई? ठीक है, निक्सा माने क्या है? निकट। समया माने भी समीप। तो इस तरीके से पढ़ा तो होगा ही। ऐसे ही अंग्रेजी में क्या है? बोले देखिए, जैसे आप क्या लगाते हैं? एट लगा देते हैं, नियर लगा देते हैं, ठीक है, समझ में आया? तो जैसे मैं कहाँ रहता हूँ, जहाँ रहता हूँ ना, तो पहले पूरी एरिया का बताता हूँ, फिर और पास में आ जाओ, बोले और पास में आ जाओ, बोले और पास में आ जाओ, ठीक है। लेकिन पास है, पास के लिए कितने वर्ड हो जाते हैं? ठीक है, आई लिव इन पीलीभीत, ठीक, अरे मैंने बोल भी दिया मैं पीलीभीत से हूँ, ठीक है, यानी लिव इन यानी पीलीभीत में रहता हूँ। अरे बताने तो भैया आज नहीं तो कल बताने तो वही है, ठीक है। तो आई लिव इन पीलीभीत, ठीक है, तो मैं वहां रहता हूँ, फिर कौन से मोहल्ले में रहता हूँ, फिर किस जगह में रहता हूँ, तो ये पास के लिए क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर उपकार क्या हो जाता है? सहायक, और उपकार क्या हो जाता है? समीप। और उप है क्या? बोले उप है आपका उपसर्ग, और यहाँ पे उप का काम क्या है? बोले अव्यय का काम करेगा। किसका काम करेगा? अव्यय। अब साथियों एक बात है ना कि उप तो बदल नहीं सकता भाई साहब, उप बदलेगा नहीं, तो बदलना किनको पड़ेगा? संज्ञा को बदलना पड़ेगा। किसको बदलना पड़ेगा? और वो किसके जैसी हो जाएगी? उप के जैसी हो जाएगी। खुद उप अव्यय है और जो संज्ञा आएगी वो अव्यय जैसा हो जाएगी। समास कौन सा हो जाएगा? देखिए उप प्लस गंगा, उप प्लस गंगा, उप प्लस गंगा। अब गंगा शब्द कैसे है? गम गन टाप बराबर क्या हो जाएगा? गंगा। गंगा शब्द कैसा? स्त्रीलिंग, लेकिन है कैसा? तो बोले संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो बोले प्रियंका, संज्ञा है ये क्या है? संज्ञा। क्या है? ये सब संज्ञा तो है, ठीक है। तो क्या है जब ये संज्ञा? अब संज्ञा देखिए, संज्ञा पुल्लिंग में हो सकती है, संज्ञा स्त्रीलिंग में, संज्ञा, बोलो बात समझ में आई? तो ये कैसी संज्ञा है? स्त्रीलिंग है। कैसी है? स्त्रीलिंग। अब देखना है आपके लिए, और ये क्या है आपका? अव्यय है। क्या है ये? अब बताओ अव्यय बदले कि संज्ञा बदले? संज्ञा बदलेगी, क्योंकि प्रधानता किसकी है? नहीं, अव्यय की है। ताकतवर कौन है? अव्यय है। तो समास कौन हो जाएगा? अव्यय। अगर हम तुम्हारे जैसे हो जाएं, इसका मतलब ताकतवर तुम हो। अगर तुम हमारे जैसे हो जाओ, ताकतवर मतलब हम हैं। बात समझ में आई? ठीक है।
तो इसका मतलब है कि वो कैसा है, या प्रधान है, वो कैसा है, प्रधान है। जब प्रधान है तो प्रधान उनके संग आम ही ना आम, राइट। आगे देखो भैया, ठीक है। तो उपगंगा, इसका अगर विग्रह करेंगे तो देखिए गंगा के रूप चलाएंगे, क्या चलाएंगे, गंगा के। अब गंगा के रूप चलाएंगे तो क्या बन जाएगा, गंगाया। गंगा के रूप क्या हो जाएंगे, गंगाया। आपने पढ़े हैं किसके, रमा के, तो क्या हो जाएगा, रमाया। लता का पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लताया। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, गंगाया। और इसका क्या हो जाएगा आपका, समीप। अब हमें जरा एक बात बता दीजिए, बोले कि यहाँ तो उप है और यहाँ समीप है। इसी बात को मैंने बताया था कि अस्तुपद विग्रह है, ये अपने पदों से नहीं टूटता है, ये दूसरे के पदों से टूटता है, ये खुद के पदों से नहीं विग्रह होता है, इसके लिए कोई दूसरे शब्द लाए जाते हैं, इसीलिए अस्तुपद विग्रह कहा जाता है। राइट, समझ में आया होगा। इसलिए गंगाया और समीपे, ये क्या हो जाएगा, इसका विग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विग्रह। अब थोड़ा डिटेल से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो प्रथमा निर्दिष्टम पूर्वस्य, ठीक है, जब हम उसको विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन साथियों विस्तार ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम लोगों का निशाना, जैसे अर्जुन का निशाना था क्या, आंख पर वार, ठीक है। क्योंकि हमारा निशाना है यूपी टीजीटी 2024, क्योंकि बहुत विद्वान बनने की जरूरत नहीं, परीक्षा पास करो आप। तो परीक्षा पास करने के लिए अगर हम पीजीटी की बात करते तो वहां पर आपको, हम आपके लिए सिखाते सिद्धि, और सिद्धि यहाँ सिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ समझाने की जरूरत है, हमारा काम चल जाए कैसे, ठीक है। तो हम जो पूरा विस्तार से नहीं करेंगे। तो देखिए ये आपकी गंगा है, गंगाया है, ये क्या है, समीपम है। और अव्यय शब्द है, उसको हम पहले ले आएंगे, इसको बाद में ले जाएंगे, क्योंकि अगर सिस्टम चलेंगे ना तो प्रथमा निर्दिष्टम पूर्वस्य और उपसर्जन से, यानी उपसर्जन संज्ञा करके उसके बाद में उसको पहले ले आएंगे, ठीक है। तो ये काम थोड़ा विस्तार का हो जाएगा, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए समीपम है, ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा उप, और इसको आप इधर ले आएंगे, क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। और गंगाया जो है, इसको मूल में क्या लाएंगे, यहाँ पर गंगा, क्या लाएंगे, गंगा, ठीक है। तो उप प्लस गंगा बन जाएगा, ठीक है। यानी इस अव्यय को पहले लाएंगे, क्योंकि वो प्रधान है, वो पहले आ जाएगा, और गंगाया क्या हो जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और बाद में नपुंसक लिंग बनाने के लिए माँ जोड़ देते हैं और बन जाएगा आपका उपगंगम। और पूछेगा उपगंगम में कौन समास है, तो आप आते हो। इसका मतलब है गंगा के किनारे हो, गंगा के समीप हो, गंगा के पास खड़े हो, बोले क्या है उपगंगम है, किसी को कहाँ भैया, कहीं गंगा के समीप है, इतना बोलने की जरूरत नहीं है। संस्कृत वाले लोग बोलते हैं उपगंगम, गंगा के पास। इसका मतलब अर्थ यही है ना कि उपगंगम का मतलब गंगा के पास खड़े हैं, ठीक है। और वैसे जो अनपढ़ आदमी होगा, जो समाज जानता नहीं होगा, वो कहेगा ये विद्या को घर है, ठीक है, ये विद्या का घर है, ये रसोई का घर है, और ये किसका है, ये स्नान का घर है। तो ये स्नान का घर नहीं है, ये बाथरूम है, ये विद्यालय है, ये बेडरूम है, ठीक है। इसका मतलब है कि व्यक्तियों को लोप करते हुए वो समास बनाकर बोल रहा है। ये पढ़ा लिखा आदमी बोलता है, अनपढ़ बोलेगा ये विद्या का घर है, ये रसोई का घर है, ये लेटन को घर है, जो बैठन घर है, जब बैठक है, ठीक है। बात समझ में आया। इसका मतलब है कि उपगंगम का अर्थ हो जाएगा कि गंगा के पास, गंगा के समीप, और इसका अर्थ हो जाएगा गंगाया समीपम, गंगा के समीप। अर्थ दोनों के बराबर है, लेकिन साइज थोड़ा छोटा कर दिया। इस साइज छोटे करने को कहते हैं संक्षेपीकरण, और संक्षेप को कहते हैं साथियों समास कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप क्लियर हुआ होगा आपके लिए। तो उपगंगम में समास पूछा जाएगा तो क्या लगाएंगे, अव्ययभाव समास, क्योंकि उप क्या है यहाँ पर, अव्यय है, ठीक है। क्या हो जाएगा, अव्यय, ठीक है। तो उपगंगम में एक ऐसा विग्रह है अस्तुपद। अब देख लीजिए एक बार फिर से, उप प्लस गंगा, उप प्लस गंगा। देखिए ये क्या है, अव्यय है, ये क्या है, उपसर्ग है, ये कैसा, प्रथमांत है, ये प्रधान है, और कैसा है, प्रथमांत है। भाई इसमें प्रथमा व्यक्ति भी लिखी है, इसमें देखिए प्रधान भी है, उपसर्ग भी है, अव्यय भी है, क्लियर हो जाएगा इस तरीके से। और ये क्या है, संज्ञा है, क्लियर हो जाएगा। और उपगंगम में कौन समास हो जाएगा, अव्ययभाव। तो अब बताओ क्या गंगा शब्द जो है उपगंगम में गंगा स्त्रीलिंग है, नहीं, अब वो सब नपुंसकलिंग है, ठीक है। यहाँ पे तो स्त्रीलिंग है, यहाँ पे संज्ञा है, लेकिन उपगंगम में अब जो है, अब ये शब्द कैसा हो जाएगा, नपुंसकलिंग एक वचन, राइट, कोई दिक्कत। तो उपगंगम आपका क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। आगे बात करते हैं।
अव्ययभावस्य एक सूत्र है अव्ययभावस्य। देखिए आपकी किताब में लिखा होगा बाहुराम सक्सेना, देखिए मेरे पास भी है और आप भी इसे खोल लीजिए जब पढ़ते हो तब, और नहीं पढ़ते हो तो कोई बात नहीं। आगे देखो अव्ययभाव अव्ययभावस्य अव्ययभावस्य सूत्र लिखिए अव्ययभावस्य, इस सूत्र को लिख लीजिए और यह 2 4 18, इसका मतलब है दूसरे अध्याय के चौथे पाद का 18वां सूत्र। दूसरे अध्याय के चौथे पाद का 18वां सूत्र आपका क्या है? अव्ययभावस्य। ठीक है, इस सूत्र को आप कर लेंगे नोट। ठीक है, ठीक है। ये काम क्या करता है? भले ये काम क्या करता है बताइए भैया। बोले ये कैसा सूत्र है? ये कैसा सूत्र है? तो साथियों ये संज्ञा सूत्र है। कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। नोट कर लीजिए यहाँ पे, ये संज्ञा सूत्र है। संज्ञा सूत्र है। ये कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। अब इसकी परिभाषा लिख लीजिए। बोले अव्ययभाव इस सूत्र के अनुसार अव्ययभाव समास नपुंसक लिंग में होता है। नोट कर लेंगे इसके लिए कौन से लिंग में होता है? नपुंसक लिंग में। नोट करिए। देखिए क्या करूंगा, इस सूत्र के अनुसार अव्ययभाव समास नपुंसक लिंग में होता है। आगे बात करते हैं। देखिए अब एक शब्द है क्या? यथाशक्ति। यथाशक्ति, यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार। यथा कामम, काम के अनुसार। यथा बलम, यथा बलम। ठीक है, यथा बलम मतलब बल के अनुसार। ठीक है, तो कहते हैं जैसे यथा बलम यानी अकॉर्डिंग टू पावर। पावर माने का शक्ति, बल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पावर यानी कि शक्ति के अनुसार। तो देखिए ये जो है ना, ये आपका जो है ये गलती मत कर देना। जैसे यहाँ पर मामा लगा दिया हमने, तो यथाशक्ति में यथाशक्ति होगा ना, या कि यथाशक्ति में होगा। छोटी छोटी बातें जो है ना लंबी हो जाती है, इसलिए ध्यान दें। यथाशक्ति सही है ना कि यथा सत्तम है। यथा कामम सही है ना कि यथा काम सही है। यथा बलम सही है ना कि यथा बल सही है। क्लियर? ये आप क्लियर कर लीजिए। अब देख लीजिए ये क्या है? ये हमारा समस्त पद है। क्या है? समस्त पद। समस्त पद या सामासिक पद। नोट कर लेंगे इसके लिए, समस्त पद या सामासिक पद। ठीक है, एक उदाहरण और लिख लेंगे। चलिए इतना लिख लीजिए। अब देख लीजिए इसका विग्रह क्या हो जाएगा? शक्ति अनतिक्रम, अनतिक्रम, शक्तिम अनतिक्रम। ठीक है, शक्तिम अनतिक्रम इति बराबर हो जाएगा। ये देखिए क्या विग्रह है, शक्तिम अनतिक्रम इति बराबर क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा आपका यथाशक्ति। ऐसे हो जाएगा यथा, देखिए कामम अनतिक्रम इति बराबर क्या हो जाएगा? यथा कामम। ऐसे क्या हो जाएगा? बलम अनतिक्रम इति क्या हो जाएगा? यथा बलम। ये क्या हो गया आपका? विग्रह। क्लियर हो जाएगा? इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए ये समस्त पद है, सामासिक पद है। ठीक है, और देखिए उदाहरण इसको।
अब जैसे आ जाए शब्द, एक है अंतरगिरी, अंतरगिरी, अंतरगिरी। अब इधर देखिए, गिरी, अंतरगिरी। इसका विग्रह, इसमें समास कौन सा? अव्ययीभाव है, ठीक है। इसका विग्रह क्या करेंगे? गिरिशु, गिरिशु इति, गिरिशु इति बराबर क्या बन जाएगा? अंतरगिरी। ये क्या हो जाएगा हमारा? और ये क्या हो जाएगा हमारा? समास। इसे नोट कर लीजिए, ये सामासिक पद। इसमें कौन समास है? नपुंसकलिंग है, और कैसा है? एक वचन है, और कैसा है? अव्ययीभाव समास है। नोट करते जाएंगे, ठीक है। इसमें कौन समास है? क्लियर, आगे बात करेंगे। ऐसे ही आ जाएगा एक उपगंगम, उपगंगम एक समास हो जाएगा उपगंगम, एक हो जाएगा प्रत्ययम, प्रत्ययम देखेंगे आप, प्रत्ययम। इसका विग्रह करेंगे, ठीक है। गंगाया समीपे, विसर्ग लगा देंगे, समीपे, गंगाया समीपे। और इसका क्या हो जाएगा? आहा आहा, आहा आहा प्रति, आहा प्रति बराबर क्या हो जाएगा? प्रत्ययम। क्या बन जाएगा? तो इन दोनों में समास आपका कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, नपुंसकलिंग हो जाएगा, अस्पद विग्रह हो जाएगा। तमाम जितनी लिखवाया है आपको परिभाषा में, ये सब क्लियर है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? विग्रह, और ये क्या हो जाएगा? विग्रह। क्लियर हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, आगे बात करते हैं। अब एक सूत्र है, सूत्र है ह्रस्व, ह्रस्व, ह्रस्व नपुंसके, नपुंसके प्रातिपदिकस्य, प्रातिपदिकस्य। इस सूत्र को देख लीजिए, ये आपको पेज नंबर 236 में मिलेगा, और 1-2-47, 1-2-47 यानी कि पहले अध्याय के दूसरे पद का 47वां सूत्र है, ठीक है। पहले अध्याय के दूसरे पद का कौन सा सूत्र है? ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, इस परिभाषा को पहले करेंगे क्लियर। क्या कह रहा है ये देखिए, लिखो। बोले इस सूत्र के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार यदि दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ हो तो उसका ह्रस्व कर दिया जाता है, जैसे, ठीक है। उसका क्या कर दिया जाता है? ह्रस्व कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे ए और आई के स्थान पर ई आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? ई, ठीक है। ई आदेश हो जाता है। अब ई कैसा ह्रस्व है, बड़ी नहीं, छोटी, ठीक है। आगे देखिए, ऐसे ही देखिए, ओ औ के स्थान पर आपका उ आदेश होता है। किस सूत्र की बात कर रहा हूं मैं? ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, ठीक है। ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, देखिए प्रातिपदिकस्य हो और नपुंसकलिंग में हो और ह्रस्व हो, ऐसी कंडीशन में जो दीर्घ है, ये आपका दीर्घी तो है, ये आपका जो है, ये आपके दीर्घी तो वर्ण है, ये भी वर्ण आपके कैसे दीर्घ है, और इनका ह्रस्व क्या हो जाएगा? ई, और इनका ह्रस्व क्या हो जाएगा? उ। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं इनके उदाहरणों पे बात करते हैं, चीजों को कंप्लीट करेंगे। बिना उदाहरण के आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि परिभाषा पढ़ने के बाद जब उदाहरण पढ़ते हैं तभी चीजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो पहले परिभाषा हो गई, उसके बाद में उदाहरण। अब देखते हैं उदाहरण। देखिए 1 2 3 4 5, उदाहरण 5 ही होंगे। देखिए, उप प्लस गंगा, उप प्लस गंगा। आगे देखेंगे,
उप प्लस नदी, उप प्लस बधु, वधु होता है वाह। आगे देखिए उप प्लस गो, उप प्लस नौ। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देख लीजिए ये उप प्लस गंगा, उप प्लस नदी, उप प्लस बधु, उप प्लस गो, उप प्लस नौ। अब देखेंगे इसके रूप चलाएंगे, इनके रूप चलाएंगे, ये तो अव्यय पद है, ये सब समीप में टूटेंगे। इसको देखो इधर ले जाइए आप, समीपे, 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 समीपे। क्लियर। अब इनके रूप चलाइए आप। गंगा का षष्ठी में रूप क्या चलेगा? गंगाया, गंगाया समीपे। क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए उप नदी में कैसे चलेगा? नद्या। अब नदी के रूप नहीं पता है तो भाई हाई रूप कैसे अपन कैसे चलाना, बड़ा दिक्कत है। तो रूप तो यादें करनी पड़ेगी। नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्या, नद्या, नद्याम, नदी। ठीक है, तो नद्या हो जाएगा पंचमी षष्ठी, एक ही ऐसा होगा। आगे देखते हैं। बोले बधु का क्या हो जाएगा? बद्वा, बद्वा। और बद्वा में लग जाएंगे विसर्ग, नहीं तो तृतीय हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। तो गो का क्या हो जाएगा? गो। अब गु के रूप जो है ना, यानी गो के रूप जो है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में आपको क्या मिलेगा? गा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आता है परीक्षा में, ध्यान दो। आगे देखें। अब देखिए नौ का क्या हो जाएगा? नावा। अब आ जाएगा, देखिए ये क्या हो गया हमारे? विग्रह। क्या हो जाएगा? विग्रह। और देखिए अब इनसे बनेगा हमारा समास, समस्त पद बनेगा। तो साथियों देखिए जो समीपे समीपे लिखा हुआ है इसको हम पहले लाएंगे और उप में जोड़ेंगे। तो देखिए उप, उप, और गंगा का मूल पद क्या हो जाएगा? गंगा। और जब इसको ऐसे करके लिखेंगे तो बन जाए गंगम कर देंगे। क्लियर। तो उपगंगम में समास पूछेगा तो कौन सा लगाएंगे? अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। क्लियर। ये हो जाएगा आपका समस्त पद। कौन सा हो जाएगा? यह समस्त पद कह लीजिए या फिर सामासिक पद कह लीजिए। क्लियर। आगे देखेंगे। इसके बाद बात करेंगे, बोले क्या आ जाएगा? नद्या समीपम। देखिए ये हो गया आपका उप प्लस नदी। अब देखेंगे बड़ी की मात्रा है, छोटी मात्रा कर लीजिए। कौन सी मात्रा कर लीजिए? उप नदी। कौन समास हो जाएगा? अव्ययी भाव। आगे करेंगे बद्वा समीपम, तो देखेंगे उप और आगे क्या हो जाएगा? बधु। अब बधु में देखिए कौन सी मात्रा है? बड़ू की। कौन सी कर लेंगे? छोटू की। समास कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव। देखिए वो उप प्लस वो है और उसका ओ का क्या हो जाएगा? ऊ। तो क्या बन जाएगा? कौन समास हो जाएगा? अव्ययी भाव। और इसी के बाद देखिए उप प्लस नौ है और अव का क्या हो जाएगा? ऊ। तो क्या बन जाएगा? इस तरीके के जो समास हो जाएंगे आपके अव्ययी भाव। ये है आपका समस्त पद। परीक्षा में जो पूछेगा, परीक्षा में साथियों ये देखिए परीक्षा में या तो समस्त पद पूछ सकता है, समास का नाम पूछ सकता है, ये ह्रस्व किसने किया ये पूछ सकता है, विग्रह पूछ सकता है, कुछ ना पूछे तो ये भी पूछ सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन इतना यहाँ से यहाँ तक तो पूछ ही सकता है कि विग्रह पूछ रहा है, समास पूछ रहा है, समस्त पद पूछ रहा है, समास का नाम पूछ रहा है, और ये क्या पूछ रहा है? सूत्र पूछ रहा है। किस तरीके से कैसा हुआ? आप है बैट्समैन, वो है बॉलर। कौन? एग्जामिनर। उसकी गेंद पकड़ लीजिए कि जब पट्टा टप्पा कहाँ दिखा रही है और उसको ऐसे करके शॉट मार दीजिए। ठीक है, नमस्कार करता है। फिर मिलते हैं। आपको समझना होगा कि गेंद कहाँ पे गिर रही तभी साट जाएगा, और जरा सा इधर उधर हुआ तो कैच पकड़ जाएगा, नहीं तो स्टंपिंग हो जाएगी। नमस्ते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।